एक बार थोड़ा सा वातावरण में गर्मी आ जाए, जैसे रामकेश जी ने बहुत सुंदर प्रयास किया है। इसके बाद अगर भारत माता की जय बोलेंगे तो वो जो समा इन्होंने बांधा है निश्चित रूप से उसके ऊपर मोहर लगेगी। एक बार हाथ खड़े करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। धन्यवाद। आज के अटल जागृति विचार मंच के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, इस विचार गोष्ठी में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लुवास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आदरणीय विनोद कुमार वर्मा जी, हरियाणा की राजनीति के बहुत वरिष्ठ नेता, अलग अलग पदों पर जो रहे, जिन्होंने जिला परिषद से लेकर के और हरियाणा विधानसभा, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, ऐसे कई पदों पर काम करते हुए सेवा करने का काम किया। आदरणीय रणबीर गंगवा जी, जिन्होंने सारा जीवन अपना देश की सेवा में लगाया और अब राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज और देश की सेवा कर रहे आदरणीय वत्स जी, जो वर्तमान में राज्यसभा में तो सेवा दे ही रहे हैं, अग्रवा मेडिकल कॉलेज में भी जब भी जरूरत होती है आप वहाँ जा कर के एक डॉक्टर के नाते अपनी सेवा देने का काम करते हैं। बहुत बड़ा काम इस उम्र के अंदर भी बिना थके बिना रुके आप कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत शुभकामना के पात्र हैं। साथ ही यहाँ के मेयर बहुत ही कर्मशील, जो लगातार हिसार की चिंता करते रहते हैं, ऐसे गौतम सरदाना जी, जोगीराम सिहाग जी, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, जिन्होंने देश के लिए अपनी सेना में सेवाएं देते हुए वीर चक्र प्राप्त किया, ऐसे कैप्टन भूपेंद्र जी, आदरणीय सरोज सिहाग जी, सीमा गैबीपुर जी, दर्शन गिरी जी, सुदेश मलिक जी, वीरेंद्र मलिक जी एडवोकेट, हमारे पुराने साथी, इनके साथ बार एसोसिएशन की पूरी टीम, अध्यक्ष विनय बिश्नोई जी, इनके सभी साथी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें खास करके अटल विचार जागृति मंच के अध्यक्ष आदरणीय राकेश बंसल जी, इनके टीम के सदस्य सुभाष टीनू जी, इनके साथ पवन खारिया जी, रूपराम जी, और इनके साथ जब इन्होंने विचार मंच बनाया तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से कामयाब हो, इसके लिए इन्होंने कुछ साथियों का सहयोग भी लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत हमारे वरिष्ठ साथी भाई मनदीप मलिक जी, सूरा साहब, ऐसे सब साथियों का इस कार्यक्रम के अंदर मुझे जानकारी मिली, पूरा कामयाब करने में सहयोग रहा है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, ऐसे सभी साथियों का, राकेश जी के नेतृत्व में जिन्होंने काम किया। एक बहुत सुंदर विचार इस मंच की तरफ से निकल करके आया कि ऐसी एक हस्ती जिन्होंने एक बहुत साधारण से अध्यापक के परिवार में, अध्यापक के बेटे के रूप में जन्म लिया, अटल जी जिनका नाम था, परिवार का बहुत साधारण एक वातावरण था। हाँ, इतना जरूर था कि परिवार में उनके दादाजी भी हमारी जो सांस्कृतिक विचारधारा है इसको गति देने का काम करते थे। समय समय पर जहाँ जरूरत होती थी
कथाओं का वाचन उनके द्वारा होता था और उस वातावरण में से निकल करके एक बाल्यावस्था में ही श्रेष्ठ कवि, बाद में राष्ट्रधर्म और पंचजन्य जैसी जो प्रकाशन थे उनके संपादन का जिन्होंने काम किया, और बाद में अपने राजनीतिक कौशल के कारण से भारतीय राजनीति को ही नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति को भी दिशा देने का काम किया। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम करके, और मुझे इसमें मुख्य अतिथि के नाते आपने बुलाया, इसके लिए राकेश जी आपका, आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ख़ास करके हमारे साथी विनोद गोयल जी, एडवोकेट नरेश शर्मा जी, इन्होंने अटल जी के ऊपर जो कविता, गोयल जी ने तो अटल जी ही की कविता का यहाँ मंचन किया, पाठन किया, और नरेश जी ने स्वयं अपनी रचना बना करके, और मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से आपकी रचना को नरेश जी, आपका एक एक शब्द वास्तव में उनके जीवन का जो एक निचोड़ था वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा था। यानी कि हर शब्द की सार्थकता आपके वक्तव्य में थी, और बाकी कसर पूरी कर दी जो कहीं कोई पहली बात तो रही नहीं, सब वक्ताओं ने इस संदर्भ में अपनी बात रखी है। राकेश जीवनपुरिया ने एक अलग प्रकार का प्रयास ये हमेशा से करते रहते हैं। हमेशा से राकेश जी लीक से हट करके कुछ ना कुछ प्रस्तुति करते हैं, और जब मुझे पता चला कि इस प्रकार की प्रस्तुति इनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पहली बार कवि से अलग, वैसे तो श्रेणी तो एक ही है कवि की और जो गायक होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्यों शर्मा जी? ये तो मान के चलना पड़ेगा। और वो अंतर बिल्कुल है कि रामकेश जी ने जिस प्रकार की प्रस्तुति हरियाणवी में की वो कोई छोटी बात नहीं है। हरियाणवी गायक, और वो भी ठेठ हरियाणवी गायक, तो रामकेश जी मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना सुंदर प्रस्तुति यहां पर की। और अगर अटल जी की बात करें, अटल जी के जीवन के बारे में तो जितनी चर्चा करें, जितने भी वक्ता करें और जिस भी संदर्भ में करें, चाहे उनके कवि के जीवन के रूप में उनकी बात करें, या फिर संपादक के रूप में, और या राजनेता के रूप में, इन तीनों ही रूपों में उनकी चर्चा की जाए तो अलग अलग वक्ता अलग अलग तरीके से बहुत लंबे समय तक इस चर्चा को कर सकता है। इस प्रकार का जीवन अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा, और जो उनका चिंतन था, इन तीनों ही अवस्थाओं में से गुजरते गुजरते हम लोग देखते हैं कि उनका चिंतन भारतीयता से, यानी कि हमारी सनातन संस्कृति से ओतप्रोत था। कभी भी किसी भी रूप में उनको हम इस मार्ग से अलग चलता दिखाई नहीं देते। एक भी कविता उनकी पढ़ेंगे, ये 51 कविताओं का, मेरी 51 कविताओं का जो संग्रह है, बहुत साल पहले मैंने ये पढ़ा था। एक भी कविता में, एक भी लाइन के, एक भी शब्द में ऐसा कोई भाव नहीं है जो भारतीय संस्कृति से अलग होकर के हो। इनके पुराने लेख अगर पढ़ेंगे आप, पांचजन्य में या राष्ट्रधर्म में, उसमें भी इसी प्रकार का पाएंगे। और जब आप देखते हैं एक राजनेता के रूप में जो उनका 40 साल का संसद की यात्रा का जो सफर रहा, और उसके अलावा पूरा राजनीतिक जो सफर था, एक अजात शत्रु के रूप में उनकी यात्रा रही है। चाहे देश की बात करें, दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, हर स्तर पर, हर स्थान पर,
हमें वाजपेयी जी का प्रशंसक मिलेगा, उनकी आलोचना करने वाला मिलेगा, लेकिन सार्थक आलोचना करने वाला मिलेगा। उनके खिलाफ कोई बोलने वाला, कोई विरोधी दल का नेता भी उनके विरोध में बोलने का साहस नहीं कर पाता। इतना बड़ा व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और जिस प्रकार से अभी रामकेश जी ने इस कविता का मंचन किया, उनका जीवन, जैसे उन्होंने भारत के चरित्र के बारे में कहा कि मेरा परिचय रग रग हिंदू, मेरा जीवन रग रग हिंदू, यही अटल जी का परिचय था, ये भारत माता का परिचय भी है। इस संदर्भ में साथ जुड़ती हुई बातें हम इनको कह सकते हैं, यानी कि भारत का परिचय और अटल जी का परिचय, इसको अलग करके हम नहीं देख सकते। उनके जीवन के बारे में बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। उनके ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। एक बात कही जा सकती है कि उनके चिंतन के अंदर कहीं भी जड़ता नहीं थी, कहीं भी ठहराव नहीं था, निरंतरता थी। आगे बढ़ती हुई एक निरंतरता उनके चिंतन के अंदर दिखाई देती है। और हमेशा उन्होंने जो भारतीय संस्कृति है उसमें कुटुंबकम का, वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव रहता है, वो भाव हमेशा से हर उनके स्वरूप में हमें दिखाई देता है। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार की बात करें तो उन्हीं का जो एक उन्होंने रास्ता दिखलाया था, पथ का जो प्रदर्शन किया था, उसी के ऊपर अब ये सरकार चलती हुई दिखाई देती है। और अगर हम बात करें उनके संदर्भ की, उस समय में जब राजनीतिक रूप में उनकी पारी शुरू हुई, एक संघ के स्वयंसेवक के बाद, एक प्रचारक के जीवन के बाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक राजनीतिक दर्शन दिया था पूरे राजनीतिक क्षेत्र को, पूरी दुनिया को, क्योंकि दुनिया की राजनीति साम्यवाद, पूंजीवाद, इस प्रकार के राजनीतिक विचारों के आसपास चलती थी। और जब जनसंघ की स्थापना हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिल करके उन्होंने जनसंघ को आगे बढ़ाने का काम किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ थे। अगर वास्तव में जो एक भारतीय जीवन दर्शन का जो विचार है, वो अगर राजनीति को देने का काम किया तो किया जरूर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने था, एक आत्म मानव दर्शन का, लेकिन उसको सही अर्थों में आगे बढ़ाने का काम उस समय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज उसी विचार को लेकर के नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो इस प्रकार के विचार थे, विदेशी विचार थे, इससे भारतीय राजनीति को जो लेकर के चल रहे थे, भारतीय राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरी तरह से एक किस्म से हम कह सकते हैं कि विदेशी विचार के आधार पर आगे बढ़ रही थी। हमारी सरकारें भी उसी आधार पर बढ़ रही थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके एक काम की चर्चा, अंत्योदय की चर्चा रणबीर गंगवा जी भी करके गए हैं, अंत्योदय को लक्ष्य बनाकर के, यानी कि अंतिम का उदय, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसका भला किस प्रकार से हो, उस लक्ष्य को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो काम शुरू किया था। गरीब लोगों के पेट को भरने के लिए 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल, 30-30 किलो अनाज, इस प्रकार से परिवार को देने का जो काम शुरू किया था, आज वो चालू है। उसी की चर्चा आदरणीय गंगवा जी यहां पर करके गए। और अगर नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दोनों के संदर्भ की बात करें, यानी कि अटल जी के विचार की वर्तमान समय के अंदर प्रासंगिकता की बात करें,
तो बहुत सारे नेताओं को हम सामने रख करके चल सकते हैं, लेकिन अगर सही अर्थों में बात करेंगे, वो समय था जब पाकिस्तान की टेढ़ी नजरें इस देश के ऊपर होती थी और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने कर्तव्य से भी, यानी कि अपने कर्म से भी और अपने कवि हृदय से भी उसको हमेशा से सही लाइन पर लेकर के आने की कामना करते थे। और उन्होंने पड़ोसी नाम की एक कविता भी उस समय उनकी लेखनी से निकल करके आई थी। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल ने इसका मोल लगाओ। उन्होंने कहा था कि आजादी बड़ी अनमोल है, तुम इसका मोल लगा रहे हो, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। क्योंकि पाकिस्तान तो आजाद जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी हमारे साथ हुआ था। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। इस प्रकार की बात वो अपने कविता के माध्यम से कहते हैं। और जब धरातल के ऊपर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात आती है, तो एक तरफ जहां भारत की मजबूती के लिए पोखरण के अंदर परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है, तो दूसरी तरफ जब कारगिल के अंदर तिरछी निगाह पाकिस्तान की होती है, तो उसको सबक सिखाने का काम भी भारतीय सेना करती है। वो आदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी का आदेश था। यानी कि हर स्वरूप में, हर रूप में किस प्रकार से अपने वक्तव्य को, अपने कर्तव्य को वो सार्थक करते हैं, ये बात अटल जी के जीवन में दिखाई देती है। लेकिन अटल जी एक बात और भी कहते हैं, ये हम सब के लिए कहते हैं, ये वर्तमान में जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य उसको देख करके कहते हैं, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है, रावी की शपथ ना पूरी है। ये बड़ी लंबी कविता है, लेकिन दो चार लाइनें ही मैं इसकी बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। दिन दूर नहीं खंडित भारत को, क्योंकि एक उनके मन के अंदर एक टीस थी। वो किस प्रकार का भारत चाहते थे, जिस प्रकार से राम केसी अपने हरियाणा ना मैं किसा देखना चाहूं मैं, इस प्रकार की रागनी गाते हैं ना, क्यों राम केसी अपने हरियाणा ने किसा देखना चाहूं मैं। और आज वाली कविता में भी उसी प्रकार के हरियाणा की इन्होंने अपने गीत में एक झलक प्रस्तुत की है। तो अटल जी कहते हैं कि किस प्रकार का हिंदुस्तान, उत्तरम यत्स समुद्रस्य, यानी कि समुद्र से उत्तर का, उत्तरम यत्स समुद्र से हिमालयश्च दक्षिणम वरस्तर्द भारतम नाम भारती यंत्र यत्र संतति। यानी कि जो भारत हिमालय के और इस समुद्र के बीच का है, वो कौन सा भारत है? वो अखंड भारत है। उस भारत की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी करते हैं और कहते हैं, दिन दूर नहीं भारत, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसे खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। यानी कि कितनी गहरी बात कहते हैं, जो पाया उसको खोने जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। लाहौर कराची ढाका पर, लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया। ये वर्तमान में वहां की परिस्थिति का बयान करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। हम देखते हैं खबरों में किस प्रकार से वातावरण हमें दिखाई देता है। पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया, बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। वो कहते हैं कैसे उल्लास मनाऊं, थोड़े दिन की मजबूरी है, ज्यादा मजबूरी नहीं दिखाई देती।
और जो अटल जी ने जो सपना देखा, वो सपना हमेशा से पूरा हुआ है, वो सपना हमेशा से पूरा हुआ है। हम लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, अटल जी इस डॉक्यूमेंट्री में बोल रहे थे कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। देखा ना हम सबने। इसी प्रकार से अटल जी ने अनेक बार बहुत सारी बातें कही। ये वो अटल बिहारी वाजपेयी थी जो अपने चरित्र के अंदर थोड़ा सा भी दाग बर्दाश्त नहीं करते थे। केंद्र के अंदर एक वोट से सरकार जा रही थी, वो भी अवैध वोट थी। एक सांसद प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया था, मुख्यमंत्री होने के बाद उसको वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बचानी, एक वोट से सरकार को उन्होंने स्वाहा कर दिया था। और कांग्रेस पार्टी के लोग जब सदन के अंदर तालियां बजा रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की टिप्पणी हमें याद आती है। वाजपेयी साहब ने कहा था, आज हंस रहे हो, एक दिन वो आएगा, हम इधर होंगे तुम उधर होगे, लोग तुमके ऊपर हंसेंगे, तुम लोगों के ऊपर हंसेंगे। ये बात उस समय उन्होंने कही थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और उनकी हर बात हम सार्थक होती हुई देख रहे हैं। इसलिए उनका अखंड भारत का जो सपना है वो निश्चित रूप से साकार होगा। उस सपने को साकार होते हम और आप अपनी आंखों से देखेंगे, उसके भागीदारी आप और हम सब लोग बनेंगे। ये निश्चित रूप से बात कही जा सकती है, क्योंकि साधारण पुरुष नहीं थे, ऐसे पुरुष विरले ही जन्म लेते हैं। और भगवान कृष्ण जी ने जो बात कही है गीता के अंदर, उन्होंने वैसे ही नहीं कही थी। गीता दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीने की कला सिखाता है, रास्ता सिखाता है। और उसमें जो एक एक शब्द कहा गया है भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता के संदेश के रूप में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाश्च दुष्कृतां प्रयत्नां साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। वो कहते हैं कि जब जब इस धरती के ऊपर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं पापियों का संहार करने के लिए, सज्जन पुरुषों को तारने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर, इस भारत माता के ऊपर मैं जन्म लेता हूं। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे जो जन्म लेते हैं महान व्यक्तित्व, वो उसी रूप में आते हैं और हम सब लोगों को रास्ता दिखला करके जाते हैं। वो शांति की बात भी करते थे, क्रांति की भी करते थे, लेकिन एक बात बड़ी गजब की कहते थे कि पड़ोसी तो बदल सकता है, यानी कि अगर घर दो बराबर हों तो पड़ोसी तो बदल सकता है, लेकिन पड़ोस नहीं बदल सकता, पड़ोस तो वही रहेगा। जब आलोचक उस बात की आलोचना करते थे कि वाजपेयी साहब, पाकिस्तान तो इतना हिंदुस्तान के साथ जातियां करता है और आप उसके साथ जाकर के वार्ता करते हो, आगरा में उसके राष्ट्रपति को बुलाते हो, लाहौर से और दिल्ली तक की बस यात्रा आप शुरू करवाते हो। तो उस संदर्भ में अटल जी कहते थे कि पड़ोसी बदल सकता है, पड़ोस नहीं, पड़ोस तो पाकिस्तान ही रहेगा। इसलिए इन लोगों को बदलना पड़ेगा, इन पड़ोसियों के मन मस्तिष्क को भी बदलना पड़ेगा। इस प्रकार की बात अटल जी मन में लेकर के चलते थे और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए श्रीमान जी एक बात इन्होंने याद दिलाई, कुछ संस्मरण प्रधानमंत्री जी के साथ वैसे कई बार मिलना हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं 2000 में जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, वैसे तो बहुत बार कार्यक्रमों में जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती थी उनसे मिलना होता था, उनसे नमस्ते होती थी, लेकिन पहली बार बहुत नजदीक से जब वो विदेश दौरा, बहुत सफल दौरा करके आए थे और शिवराज सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के, मैं हरियाणा का अध्यक्ष था, तो उन्होंने, शिवराज जी ने कहा कि अपनी टीम आसपास के लोग मिलकर के वाजपेयी साहब का अभिनंदन करके आएंगे, वो इतना सफल दौरा विदेश का करके आए हैं। तो हम गए, इसी प्रकार से वो थोड़े लोगों की टीम थी। प्रधानमंत्री आवास पर पहले मुझे वाजपेयी साहब का पगड़ी से सम्मान करने का अवसर मिला और उसी बीच में पत्रकार बंधु जो आए हुए थे उनके साथ चाय का कार्यक्रम भी था। पत्रकार बंधुओं ने कुछ सवाल पूछने शुरू किए।
आप सब लोगों को भी ध्यान होगा, जब वाजपेयी साहब विदेश में थे, एक बात चलती थी देश के मीडिया के अंदर कि वाजपेयी साहब अब थक गए हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी साहब को रिटायर भी करने जा रही है। एक पत्रकार ने अंग्रेजी के अंदर सवाल पूछा, हम लोग साथ खड़े वाजपेयी साहब के, कि आर यू रिटायर्ड? तो वाजपेयी साहब ने उनकी तरफ देखा, क्योंकि उनका संदर्भ था वही खबर का। वाजपेयी साहब ने बहुत शांत तरीके से बोलते थे, नो टायर्ड नो रिटायर्ड। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं थी। अखबारों के बड़े बड़े जो आर्टिकल छपे थे देश में वाजपेयी जी के विदेश में रहते हुए, कि वाजपेयी साहब को आते ही तो पार्टी के लोग, संघ के लोग रिटायर कर देंगे। लेकिन कितना उनका लाजवाब एक उनका होता था, तरीका होता था, एक ही बात में बात खत्म कर दी, नो टायर्ड नो रिटायर्ड। और मुझे कई बार उनसे मिलने का मौका हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं ने उपलब्ध करवाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक ये अनुरोध करके इस मंच के माध्यम से जाना चाहता हूं, इस प्रकार की जो हस्तियां जन्म लेती हैं, वो हस्तियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं, हम सब लोगों का भाग्य पलटने के लिए जन्म लेती हैं, हम सब लोगों का एक नया मार्ग प्रशस्त किसी न किसी रूप में करने के लिए जन्म लेती हैं। आज हम सब लोगों का ये अटल विचार जागृति मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम करना, मैं धन्यवाद तो मैंने पहले कर ही दिया राकेश जी आपकी पूरी टीम का, लेकिन सार्थक तभी होगा जब हम यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम जीवन के अंदर अगर उनके जीवन का थोड़ा सा भी कोई ऐसा कोई दृष्टांत अपने जीवन में ऊंचा उतार लें, कोई भी ऐसी बात उनकी जो समाज के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो बात अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप में हम लोगों के लिए आज का ये कार्यक्रम करना सार्थक भी होगा। और मुझे याद आती है कि किस प्रकार के भावुक क्षण, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया में नहीं रहे, 16 अगस्त को उनका देहांत हुआ, कई दिन वो इस प्रकार की अवस्था में रहे कि कब जाएं, और सौभाग्य से मुझे उनकी अंत्येष्टि में भी जाने का मौका मिला। लेकिन हुआ बड़े गजब का उस दिन मामला हुआ गंगवा साहब, मैं चंडीगढ़ था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे ऐसे संदेश आया है, वहाँ चलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। मौसम बिल्कुल साफ, हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले और दिल्ली के अंदर जो इधर दिल्ली एंटर करते हैं नरेला के आसपास, रोहिणी, वहां आकर के इतनी तेज बारिश, उस तेज बारिश के अंदर पायलट ने कहा कि ऐसा लगता है कि वाजपेयी जी के जाने के बाद तो राम जी भी गमगीन हुए हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर आगे फ्लाई नहीं कर पाएगा। हेलीपैड, वहाँ जो रोहिणी के अंदर हेलीपैड है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। और जब मौसम साफ हुआ तब सब लोग गए। सब जगह इस बात की बड़ी एक चर्चा थी कि वास्तव में इस प्रकार के जब महान व्यक्तित्व इस दुनिया से विदाई लेते हैं तो खुद प्रकृति भी उनके विदा होने पर आंसू बहाती है। इस प्रकार का व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और मुझे तो सौभाग्य मिला कि जब उनके अस्थि कलश, यानी कि उनकी अस्थियां पूरे देश की सभी हमारे महान सागर, सभी पवित्र नदियों के अंदर प्रवाहित की गई थी, तो हरियाणा के पेहोवा में भी उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। और मैं उस समय क्योंकि पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था, इसलिए मुझे वो अस्थि कलश दिल्ली से लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय, क्योंकि वाजपेयी साहब का और तो कोई घर था ही नहीं, वही सारा कुछ था, 11 अशोका रोड उसके बराबर वाले मकान में रहते थे, वहाँ से पार्टी नेतृत्व ने मुझे सौंपा था। और हरियाणा के सब प्रमुख स्थानों से होकर के वो अस्थि कलश यात्रा पेहोवा में जाकर समाप्त हुई थी और वहाँ पर उसका विसर्जन हुआ था। मुझे तो उस दृश्य की भी बड़ी याद आती है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के मानस के अंदर उनका एक प्रभाव था। आम जनमानस के जहां जहां से यात्रा गुजरी, इतने भावपूर्ण तरीके से लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदाई दी थी।
आज भी आपसे बात करते करते वो दृश्य याद आता है। तो मैं अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए और आप सबसे यही अपेक्षा करते